नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने पूछताछ के बाद कल रात किया था गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिम्पू पहुंचने पर भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने की हवाई अड्डे पर अगवानी। पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की तीसरी सूची। तमिलनाडु में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा। वहीं कांग्रेस की सूची में 57 प्रत्याशियों का नाम आया सामने। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। करीब 30 मजदूर मलबे में फंसे। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो ने लगाई बड़ी छलांग। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD पुष्पक की सफल लॉन्चिंग। हिंसा प्रभावित हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू। अब तक 12 भारतीयों की हुई सुरक्षित निकासी। और आज से शुरू होगा IPL का रोमांच। 17वें सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ होंगे CSK के कप्तान। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और न्यूज एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कल केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ कल शाम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां उनसे करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद रहे। PMLA की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। और दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में डॉक्टर्स की एक टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच पूरी कर ली है। मेडिकल जांच के लिए आज सुबह ही डॉक्टर्स की टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी ने कल रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आज सुबह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली पुलिस की सलाह पर आज ITO मेट्रो स्टेशन को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मद्देनजर और आईटीओ मेट्रो स्टेशन को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कल रात एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने और ईडी मुख्यालय लाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने बैरिकेडिंग की गई है, तमाम रास्तों पर पुलिस तैनात की गई है और आज जो प्रदर्शन करने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है उसके मद्देनजर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के पूरे युवा वर्ग को नशे में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल आज आप कानून की गिरफ्त में हैं और अंततः सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल, आपने शराब नीति बदलने में घोटाला किया, आपके उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में, आपको पता था कि आपकी सहमति से घोटाला हुआ, चोरी हुई है, जवाब आपको देना था, इसलिए आप जांच से भाग रहे थे। 9 बार सम्मन आने के बाद आप पेश नहीं हो रहे, आपने न्यायालय का रास्ता खटखटाया, न्यायालय से आपको रिलीफ नहीं मिला, तो उसके बाद बचता क्या है जी? आपको अंततः जांच करवानी थी, जांच हुई और जांच में अगर जांच एजेंसी आपको गिरफ्तार कर रही है, अगर आपने चोरी शराब नीति में घोटाला नहीं किया होता तो जांच एजेंसी क्यों आती? आपने चोरी की है तो जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। और जिस तरह से ये विलाप कर रहे हैं, वो पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर, तो ये सारे चोर इकट्ठा होकर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उससे सच्चाई बदलेगी नहीं। वहीं नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, यह स्थिति खुद अरविंद केजरीवाल ने पैदा की है। ये जो हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहाँ तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है और यह बात कोर्ट के सामने सिद्ध हो गई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया हाईकोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। वही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। कपिल मिश्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में ही होना था। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसका रवैया है।
और आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दिल्ली को लूटने वाले सीएम की गिरफ्तारी से आज जनता बहुत खुश है। देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, जोगी वाली जनता, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग खबरों के इस एंगल देंगे। इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से कुमार आलोक जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर ईडी कार्यालय से जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से विकास सारथी जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले कि राउज एवेन्यू कोर्ट जाएं, जहां शायद थोड़ी देर के बाद कुछ मूवमेंट शुरू हो, और ईडी कार्यालय पर भी विकास आपके साथ आते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जिस पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार किया गया है अरविंद केजरीवाल को, जमानत की कितनी उम्मीद है, क्या किस तरह से देखते हैं, आज रिमांड की मांग करेगी ईडी? बिल्कुल, ईडी रिमांड की मांग करेगी और मेडिकल चेकअप उनका कराने के बाद अब ईडी पूछताछ जो भी कर रही है उसके बारे में भी कोर्ट को बताया जाएगा कि आखिर ईडी को कितने दिन की कस्टडी चाहिए, क्यों चाहिए। ये भी सवाल उठेगा कि आखिर अगर ईडी जितने भी, चाहे वो 10 दिन की मांगे चाहे 7 दिन की मांगे, कितने दिन की कस्टडी मांगेगी, सुनवाई के वक्त साफ होगा। लेकिन उनको ये भी जस्टिफाई करना होगा कि इतनी कस्टडी क्यों चाहिए। बाकी जो प्रक्रिया आप जानते हैं कि पीएमएलए में जमानत का जो प्रावधान है वो बहुत कड़ा है। इसमें जितने भी मामले आप पिछले दिनों में देखें, चाहे उसमें सत्येंद्र जैन हो, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो, जो भी व्यक्ति पीएमएलए में आरोपी बना है उसको जमानत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक से मिलना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि एक ट्विन टेस्ट है। यानी पहली बात ये कि क्या जो आरोपी है वो इस स्थिति में है कि वो जांच को प्रभावित कर सकता है अगर उसको जमानत दी जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है। अक्सर हमने देखा है कि जांच एजेंसी कहती है कि ट्रांजैक्शंस को एस्टैब्लिश करने के लिए उनको बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और इसीलिए किसी भी आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित होती है। तो पीएमएलए एक्ट में जो जमानत है वो बहुत, हम देख रहे हैं कि मुश्किल से मिल रही है आरोपियों को। अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या होगा कुछ देर में साफ हो जाएगा। हालांकि निखिल, उम्मीद यह है कि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर बाद ही पेश किया जाएगा, क्योंकि ईडी के पास अभी काफी समय है। कल उनको देर रात गिरफ्तार किया गया था, तो 24 घंटे में जैसे कि पेश करना होता है कि किसी भी कंपिटेंट कोर्ट के आगे, तो काफी समय है ईडी के पास। तो उम्मीद है कि 2 बजे के बाद उनको पेश किया जाएगा और ईडी रिमांड मांगेगा। एक्शन अभी फिलहाल आप जहां खड़े हैं यानी सुप्रीम कोर्ट से वहां दिखाई देगा, क्योंकि कल रात में जिस तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो सकी थी, तो आज जरूर सुबह अदालत के खुलने के साथ ही वो वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देर रात कोशिश की गई थी कि किसी तरह इस मामले की अर्जेंट हियरिंग रात को करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हमने देखा है कि कुछ बेहद असाधारण परिस्थितियों में रात को भी सुनवाई की है, लेकिन कल कोर्ट को ये लगा कि ये कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति नहीं है जिसके लिए लेट नाइट बेंच असेंबल की जाए। यही वजह है 10:30 बजे जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, चीफ जस्टिस, क्योंकि वही रोस्टर बनाते हैं कि कौन सी याचिका किस बेंच के सामने लिस्ट होगी, तो उनके सामने इस मामले को मेंशन करेंगे। केजरीवाल की लॉ लीगल टीम जो है उनकी तरफ से मेंशन किया जाएगा। अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी ही आर्ग्यू कर रहे हैं उनको, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। तो उम्मीद यह है कि आज भी वही इस मामले को मेंशन करेंगे चीफ जस्टिस के सामने, और वो सारी परिस्थितियां रखेंगे जिनको कल हमने देखा कि कैसे पहले हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, उसके ठीक बाद शाम को ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी और 2 घंटे वहां पर कागजातों को देखने के बाद, जांच पूछताछ कुछ देर करने के बाद ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया। अब से 10:30 बजे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट के सामने मेंशन कर दिया जाएगा। जी जी जी, एक बात और संक्षेप में मैं चाहूंगा कि कविता की भी इसी तरह की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिस पर आज सुनवाई होनी है, तो क्या ये दोनों मामले क्लब भी किए जा सकते हैं? बिल्कुल, के कविता की भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
अब ये भी देखना होगा कि उसके साथ ही टैग कर दिया जाता है इस पिटीशन को, या क्योंकि जाहिर है मुख्यमंत्री लगातार, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि उनको राजनीतिक दुराग्रह की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, तो वो मांग कर सकते हैं कि उनके केस को अर्जेंसी दी जाए। एक संवैधानिक पद पर हैं, वो कैबिनेट के मुखिया हैं, तमाम तरह की दलीलें दी जाएंगी। चुनाव नजदीक है, कल उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए जिस मामले में 2 साल से कोई कार्रवाई उतनी तेजी से उनके खिलाफ नहीं हो रही थी, अचानक पिछले कुछ महीनों में कार्रवाई में तेजी, ये सारी दलीलें जाहिर है जो हाईकोर्ट की थी वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहां पर अपने दर्शकों को ले चलेंगे सीधे संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनंद फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये तो उसी खबर का दरअसल जिसको कहना चाहिए कि बीजेपी अपना पक्ष रख रही है और बता रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूरा भ्रष्टाचार किया और क्या कुछ चेन ऑफ इवेंट्स रहे और क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं, विकास, आलोक और चंद्रशेखर। आप तीनों हमारे साथ बने रहें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन तीनों से अपनी चर्चा जारी रखेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता कुमार, आलोक और चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि उनके पास जाएं, संबित पात्रा क्या कुछ कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने जो जिन लोगों ने ये किया है वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को कि अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है
कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है चाहे मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड। आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माय हैंड। व्हाट डज द कोर्ट से इन केस ऑफ सिसोदिया's bail? Mr. Sisodia played the most important and vital role in the criminal conspiracy and had been deeply involved in formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said criminal conspiracy. कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑन एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा on allegations that are serious? This is for the people of Delhi and this is for the people of the country to decide. इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है या ड्रामा महत्वपूर्ण है? जब एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, ये हिंदुस्तान के लिए सोचने का विषय है। केवल इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा विषय जाता है, मनीष सिसोदिया जी के बेल का, एक्साइज पॉलिसी के केस में संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वाज द मेन रीजन एज टू व्हाई द होल ऑफ कंट्री टुडे नोज द फैक्ट. इट वाज द नेल इन द कॉफिन एंड द सेंटेंस इज, Justice Khanna SC said, one aspect regard to the transfer of money 338 crore is tentatively established. We have dismissed the bail. बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंगपिन है, सरगना है,
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि सीएजी की भी रिपोर्ट आई थी। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ा स्पष्ट मत रखा कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के कारण, इस नए आबकार नीति के कारण दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के एक्सचेकर को हुआ है। 2002 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है दिल्ली के खजाने को। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डू वी हैव अ चीफ मिनिस्टर who only enjoys the perks of being the chief minister, who stays in a sheesh mahal, who can build palaces for himself, but who would not be accountable for the loss of more than 2,000 crore in a policy which has been drafted by him? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने लिए महल बना सकते हैं, शीश महल में रह सकते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी में घूम सकते हैं, किंतु 2000 करोड़ से अधिक नुकसान जो दिल्ली को हुआ है, दिल्ली के खजाने को हुआ है, यदि उस पे उनसे सवाल पूछा जाए, उससे उनसे जवाब मांगा जाए, तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो ड्रामा करेंगे। नो मिस्टर केजरीवाल, इट इज हाई टाइम दैट द पीपल इन दिस कंट्री who are embroiled in corruption need to be arrested, and you have been arrested. हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जब के कविता को, जो बीआरएस पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। तो आप संबित पात्रा को सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे थिम्पू, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान थिम्पू पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया है। और स्वागत आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे खड़े हुए हैं भूटान के नागरिक और प्रधानमंत्री का उन्होंने किस तरह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो ऐतिहासिक स्वागत है, क्योंकि आप ये देखते होंगे कि राजनयिकों द्वारा या अपने समकक्ष के द्वारा स्वागत किया जाता है, लेकिन यहां पर जनता उमड़ पड़ी है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और साथ ही साथ भारत भूटान संबंध को दर्शाते हैं ये दृश्य। तो ऐसे दृश्य जो है वो विरले होंगे जहां दूसरे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आम जनता सड़कों पर आ जाती है। ये थिम्पू से बेहद महत्वपूर्ण, बेहद जिसको कहना चाहिए कि प्रसन्न करने वाले किसी भी देश के नागरिक के लिए ये दृश्य है। भारत के लोगों के लिए भी ये दृश्य बहुत सहृदय और अच्छे टोन और टेनर में है। जिस तरह से भूटान के लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, ये अभूतपूर्व है। तो ऐतिहासिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान की राजधानी थिम्पू में। 2 दिन की भूटान यात्रा पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब उनका काफिला गुजरा वहां से तो ये देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। इससे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूतपूर्व स्वागत किया गया भूटान की राजधानी थिम्पू में। और सुबह थिम्पू पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये थिम्पू पहुंचे हैं पारो हवाई अड्डे पर थिम्पू के, और वहां पर भी जबरदस्त स्वागत किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उनका स्वागत किया। तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर। थिम्पू के पारो हवाई अड्डे पर पहुंचे प्रधानमंत्री। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत किया भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने, और दोस्ती की सहृदयता की ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ कहती है। गले लगते हुए दो देशों के प्रधानमंत्री, भूटान और भारत के प्रधानमंत्री, जो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के थिम्पू पहुंचने पर। और आपने इससे पहले भी तस्वीरें देखी कि किस तरह से वहां के आम नागरिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो जो औपचारिक स्वागत था उसके साथ ही साथ बड़ी सहृदयता के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां के आम लोगों ने भी किया। तो भारत और भूटान की दोस्ती की, मित्रता की एक नई इबारत लिखी जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, अपने आप में भारत और भूटान की मित्रता को बयां करती हैं। और वापस एक बार हम लौटेंगे और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास हम जाएं। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर पर। और हमारे साथ हमारे दो साथी सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक राउज एवेन्यू कोर्ट नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और ईडी के मुख्यालय से जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर, अगर आपके पास पहले आए तो क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि ये खबर हमने अपने दर्शकों को बताई है कि मेडिकल हो चुका है अरविंद केजरीवाल का, और कब तक उनको यहाँ से ले जाएंगे राउज एवेन्यू कोर्ट, इस विषय में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि ये भी जानना सब बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, क्या कोई सूत्रों से जानकारी आपकी मिल पाई है, क्या कुछ पूछताछ हो रही है?
चंद्रशेखर, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभी क्योंकि आपने मेडिकल की बात की, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल जिस प्रकार से कराया गया ताकि वहाँ पे कोर्ट में भी ये रखा जा सके कि ये केजरीवाल का जो हस्ताक्षर किस प्रकार से है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो पूछताछ है वो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का जो लॉकअप है वहाँ पर केजरीवाल को रखा गया है, AC लॉकअप है उसमें रखा गया है, और यहाँ पर जो है लगातार उनसे सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल सवाल हैं क्योंकि कोर्ट में जाने से पूर्व जो प्रारंभिक जाँच होती है नियमों के तहत वो यहाँ पर की जा रही है। और हालांकि ईडी के पास जैसे कि कहा जा रहा है कि तमाम सबूत जो हैं वो हैं, लेकिन फिर भी कुछ तकनीकी सवाल जो ईडी जानना चाहती है केजरीवाल के साथ वो लगातार उससे कर रही है, और एक के बाद एक लगातार उनसे सवाल जो किए जा रहे हैं जिसके जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से जो राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ से जो है केजरीवाल को ले जाया जाएगा, जहाँ पर ईडी उनसे रिमांड की बात की मांग करेगी कोर्ट से। और इसके बाद जो है वो आगे की प्रोसेस उस प्रकार से चलेगा कि कोर्ट किस प्रकार से फैसला देता है। ये रिमांड 10 दिन की भी मांगी जा सकती है, 7 दिन की भी मांगी जा सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल सभी की निगाहें जो हैं वो ईडी दफ्तर के गेट के बाहर लगी हुई है निखिल, कि यहाँ से कब अरविंद केजरीवाल जो है वो ले जाए जाते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। जी, निश्चित तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक बने हुए हैं। क्या जानकारी देंगे, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के मुतालिक 2 जगहों पर अदालती कार्रवाई है, एक सुप्रीम कोर्ट में जिसके बारे में विकास सारथी ने बताया, और दूसरा राउज एवेन्यू कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट पर कुमार आलोक, ये जानने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर कितने दिन की रिमांड मिलती है ईडी को। क्या कुछ जानकारी आप देंगे? क्या कुछ वकीलों से आपकी बात हो पाई है, या जो ईडी के लोग हैं उनसे बात हो पाई है कि किन चार्जेस के साथ पे और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं? कैसे कैसे बढ़ेगा आज दिन अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, जैसा विकास सारथी ने आपको बताया कि गिरफ्तारी के बाद यानी 24 घंटे के अंदर आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अभी काफी समय है। और ईडी ने कल उनके आवास पर पूछताछ की थी। ऐसा माना जा रहा है कि 20 क्वेश्चंस अरविंद केजरीवाल से ईडी ने किया था, और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि काफी सारे प्रश्नों का उत्तर केजरीवाल ने नहीं दिया। इसके अलावा रात में भी उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, और आज सवेरे भी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, और कहा जा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ ईडी के दफ्तर में होगी। उसके बाद यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया जाएगा, जहां पर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर यहाँ पर कोर्ट में जिरह होगा। और ईडी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रिमांड हमें दिया जाए, क्योंकि काफी जटिल मामला है। और आपने के कविता के केस में ये चीज देखा था कि सेम चीज अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ है। तो अब आप आज देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब प्रोड्यूस होते हैं तो क्या कुछ होता है। दूसरा जो टेक्निकल सवाल एक उभर के आ रहा है पॉलिटिकल सर्किल में खास करके, वो आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी मंत्री जो है आतिशी, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गोयल साहब, उन्होंने भी कहा कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाए। और जेल का मैनुअल भी ये नहीं कहता है कि आप जो भी मंत्रालय की स्वीकृति हो, अस्वीकृति हो, या कोई भी कानून पास होने हो जहां उनका हस्ताक्षर होता है, सीएम का हस्ताक्षर होता है, तो कैसे जेल से वो सरकार चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये पॉलिटिकल सर्किल में भी, और जो सूत्रों की अगर हम बात करें तो संदीप पाठक जो इनके बहुत बड़े नीति निर्माता हैं, तो उनको ये शायद वो जिम्मेवारी दी गई है कि सरकार के कार्यकलापों को कैसे चलाएंगे, लेकिन सीएम केजरीवाल ही रहेंगे। तो ये आने वाले कुछ घंटों में ये सारे जो परतें हैं वो परतें खुल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था जो दिल्ली पुलिस के द्वारा या जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं यहाँ पर हैं। यहाँ इस राउज एवेन्यू के बगल में ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, और यहाँ पर हम कोर्ट में खड़े हैं, यहाँ से भी बिल्कुल पास में आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। तो गोपाल राय ने आह्वान किया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे, और बड़ी संख्या में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये सारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और दिन चढ़ने के साथ ही ये देखने की बात होगी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या प्रदर्शन करते हैं, कैसे उस पर रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भिड़ंत होने की भी संभावना हो सकती है। दूसरे पार्टी के कार्यालय पर अगर आप प्रदर्शन करने जाएंगे तो स्थितियां कुछ भी हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका भी, और साथ ही साथ चंद्रशेखर आपका। और आइए जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा।
ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आपको बता दें कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। 12 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने सिसोदिया की रिमांड अवधि आज तक के लिए बढ़ाई थी। तो आज मनीष सिसोदिया की भी पेशी है, और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। तो दिलचस्प होगा कि क्या कुछ वहां से गतिविधियां होती हैं। उसके अलावा हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से थिम्पू, जहां के कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिम्पू पहुंचे हैं 2 दिन की भूटान यात्रा पर, और आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया। सड़क के किनारे खड़े हुए रहे और प्रधानमंत्री ने बेहद गर्मजोशी के साथ, जो कहते हैं कि उसी तरह से प्रधानमंत्री ने उसको रेसिप्रोकेट भी किया, बच्चों के साथ संवाद किया। तो बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे सब जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और हाथों में भारत के और भूटान के झंडे लेकर। तो ये ऐसी तस्वीरें बिरले ही देखने को मिलती हैं जब किसी देश का प्रधानमंत्री जाए और वहां पर इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाए। प्रधानमंत्री बच्चों के साथ उन्होंने बात की, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो वहाँ की पारंपरिक एक लोक संगीत और नृत्य के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। शेरिंग तोब्गे जो प्रधानमंत्री हैं भूटान के, वो प्रधानमंत्री के साथ रहे। उन्होंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन भी की प्रधानमंत्री को, और जो आम लोग हैं वो आप देख सकते हैं कितनी गर्मजोशी के साथ, कितनी प्रसन्नता के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी नेता संदीप गर्ग के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की छापेमारी संदीप गर्ग के शाहबाद स्थित आवास और फैक्ट्री पर हो रही है।
तो संदीप गर्ग बीजेपी के नेता है हरियाणा के, उनके घर पर ईडी की छापेमारी जारी है और ईडी ने बीजेपी नेता संदीप गर्ग के घर पर छापेमारी की है, तलाशी ली है। तो कुरुक्षेत्र में उनका आवास है संदीप गर्ग का और वहां पर ईडी की टीम पहुंची और उसने तलाशी ली, छापेमारी की। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, यानी कि 24 के चुनौती की। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया है। तो पार्टी ने कोयम्बटूर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हमने आपको बताए। तमिलनाडु के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। पहले एक कहा जाए कि तमिलनाडु के लिए पहले दौर की ये सूची है और बीजेपी की कुल मिलाकर ये तीसरी सूची है। अब तक लगभग 276 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है और कांग्रेस ने भी इसको लेकर मंथन किया और उनकी केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक होगी। आज की बैठक में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन आज से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। स्टालिन का तिरुचि और पेरम्बलूर से चुनाव अभियान शुरू करने का कार्यक्रम है। चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तमिलनाडु में द्रमुक 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 9, माकपा, भाकपा और वीसीके 2, एमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडी के 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और त्रिपुरा की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार वहां जारी है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में डोर टू डोर इस प्रचार अभियान में भाग लिया। तो माणिक साहा वहां प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तो डोर टू डोर उन्होंने एक कैंपेन चलाया। मध्य प्रदेश में करीब 16.5 लाख मतदाता पहली बार यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। युवा मतदाताओं की संख्या भी राज्य में कम नहीं है और राज्य के मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस का इस बार युवाओं पर खासा फोकस दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर युवा मतदाताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे डीडी न्यूज की इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर युवा मतदाता अच्छा खासा असर डालते हैं। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस युवाओं को लुभाने के लिए कई दावे और वादे इस चुनाव में करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों को समझें तो अब तक राज्य में करीब 16.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार इस चुनाव में वोट डालेंगे। वहीं अगर बात 20 से 29 साल के मतदाताओं की करें तो 1,36,34,641 मतदाता हैं। 30 साल से 39 साल तक के 1,49,77,123 मतदाता हैं। 1,10,29,535 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 49 वर्ष है। राज्य के युवा इस बार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समेत विकास के कई मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे वोकेशनल एजुकेशन पे मैं ध्यान दूंगी कि वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग
पहले एनसीईआरटी हमेशा थ्योरेटिकल गया है। हम लोग अगर ये देखें कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे एक होता है हेल्थ, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड, तीसरा आपका एजुकेशन है। तो हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। गर्ल्स के लिए स्पेशली जो स्कॉलरशिप है वो गांव जो है वहाँ पर उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं ये सोच गांव में है कि लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूथ आत्मनिर्भर हुआ है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। युवा मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या साफ बताती है कि चुनावों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने स्टार्टअप की योजनाएं बनाई, नई शिक्षा नीति लेकर के आए। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए जो अवसर है उनको असीमित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और यही कारण है कि आज युवाओं का दृढ़ विश्वास हमारे भाजपा के साथ लगातार बना हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटर्स, विभिन्न नव मतदाता प्रधानमंत्री जी को ही अपना पहला वोट समर्पित करते हैं। इसकी वानगी हमको 2019 और 2014 के चुनावों में देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को सप्रेस किया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ये कदम उठाए कि सबसे पहले तो युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी हुई, पिछले बार 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी में भर्ती हो जानी थी, वो नहीं किया। साथ ही साथ पटवारी और व्यापम जैसे जो स्कैम है वो लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे। तो ऐसे घोटाले करने वाली सरकार, युवाओं की पीढ़ी बर्बाद करने वाली सरकार के खिलाफ युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस युवा प्रत्याशियों पर भी दांव लगा रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, सभी चुनावों में युवा मतदाता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल और राजनेता अपनी रैलियों और अपने भाषणों में युवाओं को ध्यान में रख रहे हैं। परिणाम बताएंगे कि इस बार मध्य प्रदेश के युवाओं ने किसका साथ दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश के युवा अपने मुद्दों को लेकर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश के बाद धार जिले में स्थित ऐतिहासिक परमारकालीन भोजशाला में आज सुबह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे को लेकर एएसआई, जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया था। सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। भोजशाला को माता वाग देवी का मंदिर बताते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने वहां हिंदू समाज को पूजा का अधिकार देने की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी। सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है। तो चूंकि गौशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि यह हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र, घंटे, घड़ियाल, बड़े शिलालेख, 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई। तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई गौशाला ही है। और बिहार के सुपौल में एक निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी हैं। जानकारी के मुताबिक भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह हादसा सुबह 7 बजे के करीब हुआ। राहत और बचाव कार्य के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। ग्रामीण लोग निकाले हैं और इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसलेट तो निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया और इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर बताई जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं बड़ी संख्या में वहां जुटे हुए हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है और राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। सुपौल की खबर है, ये बिहार की तस्वीरें आप देख रहे थे। इसरो से जुड़ी हुई खबर है। इसरो ने RLV लैंडिंग प्रयोग में एक और सफलता अर्जित की है। इसरो के स्वदेशी स्पेस शटल को कर्नाटक के डिफेंस एयर स्पेस में आज सुबह लॉन्च किया गया। स्लीक बॉडी और SUV के आकार वाले विंग्ड रॉकेट को पुष्पक विमान नाम दिया गया है। इसे RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर पुष्पक विमान की टेस्टिंग की थी।
ये भारत का फ्यूचरिस्टिक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। दरअसल भारत स्पेस में मलबे को कम करना चाहता है। पुष्पक विमान उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। और बात क्रिकेट की, आज से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आगाज हो रहा है। आईपीएल के 17वें सीजन के पहले मुकाबले में आज गत चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इस बार चेन्नई टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में होगी। सीएसके और आरसीबी के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें गत चैंपियन सीएसके ने 20 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी की टीम 10 मैच ही जीत सकी है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इस तरह धोनी की टीम का पलड़ा आरसीबी की तुलना में भारी नजर आ रहा है। तो न्यूज 10 के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों के चेहरे पर गुलाब अबीर लगाकर होली खेलते हैं। होली के त्योहार के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साहित रहते हैं। सबसे ज्यादा होली का इंतजार बच्चों को रहता है। होली में गुलाल अबीर और पक्के रंग मिलते हैं। अधिकांश रंग केमिकल युक्त होते हैं जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृत्रिम रंगों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। होली बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है, ऐसे शरीर में बीमारियाँ क्रिएट कर सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते कि हमारे त्यौहार से हुई हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि रंग आपके हेल्दी हो, सेफ हो, ऑर्गेनिक हो, या आपके किचन से खुद बने हुए रंग हो, ना कि मार्केट के केमिकल वाले कलर्स हो। जानकारों का कहना है कि केमिकल वाले रंगों के बजाय हर्बल वाली रंग और अबीर से ही होली खेलनी चाहिए। देखिए, हर्बल कलर्स बहुत अच्छे हैं और अब तो हमारी सरकार भी उन्हें बनाती है। मैं खुद तिहाड़ जेल से ही कलर्स मंगाती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। सो वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कलर्स हैं। इस तरह के आप अपने नज़दीकी कोई सेंटर को ढूंढिए, ऑर्गेनिक कलर्स को ही यूज़ करिए, वरना घर से संतरा, अंडा, दही, बीटरूट, चकुंदर, इनका जूस, इनके कलर से आप खेलिए। पानी से होली खेलिए, गुलाब जल से खेलिए, पहले तो टेसू के फूलों से खेली जाती थी, गेंदे के फूलों से खेलिए। हेल्दी सेफ होली खेलिए, इस त्यौहार को एंजॉय करिए मगर सेफली। अगर रंग लग जाए तो उसे जबरदस्ती न छुड़ाएं। होली खेलते समय पूरी बाजू वाले कपड़े भी पहनें ताकि अधिक से अधिक त्वचा ढकी रहे। त्वचा पर तेल लगाकर होली खेलें। बालों को खतरनाक कृत्रिम रंगों और गुलाल से बचाने का प्रयास करें। आंखों में रंग या गुलाल न जाए, इसका ख्याल रखें। नाखूनों की सुरक्षा के लिए महिलाएं नेल पेंट लगाएं। रंग भरा गुब्बारा किसी पर न फेंकें। आपने कलर खेला है, उसको एंजॉय करिए। ये नहीं कि आपकी बॉडी पे या फेस पे कहीं और आप उसको बैठ के घिस रहे हैं। घिसने से वो कलर और अंदर जा सकता है, शरीर के अंदर एलर्जीज और अलग अलग बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा घिसा ना जाए, सिर्फ बेसन और दही के द्वारा उसको घिस के थोड़ा बहुत निकाला जाए। साबुन जो भी हो उस ऐसा होना चाहिए जिससे आर पार दिखता हो, ना कि कोई रंग वाला साबुन हो, क्योंकि आर पार दिखने वाले साबुनों में केमिकल कम होता है। तो उससे आप नहाएं होली के रंग छोड़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। होली खुशियों का त्यौहार है। आप होली खेलें जरूर, लेकिन सावधानी के साथ। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।